नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम जो भी है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। और आप सभी का जो पर्यावरण के जो सेक्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आई हूँ। एक क्विक रिवीजन करना है आप सभी को, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है आज की क्लास में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आप सभी को वहाँ पे भी जो है सारी लिंक शेयर कर दी जाती है और आप क्लास आसानी से देख सके। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन पर देखेंगे क्या है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। आपको यहाँ पे बताना है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। आप ऑप्शन को पढ़ेंगे चारों। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, या फिर उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, या फिर भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की जो अंतःक्रियात्मक व्यवस्था है जो अंतः संबंधित होते हैं, क्या इससे है। बताएंगे पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो बता दें कि यह जो कथन है यह सभी सही है। आपका जो पर्यावरण का अभिप्राय यह सभी कथन से सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ईयर बताना है कि वर्ष जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह कब पारित हुआ था। ठीक है, तो 1986 नोट कर लीजिएगा, 1986 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 2021 का जो थीम है पर्यावरण दिवस का वह क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्या है पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट कर लीजिएगा। तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन सी लिख दीजिएगा, रियो डी जनेरियो। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जनेरियो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। सॉरी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अब आप लोग बताएंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने एक क्लास आप सभी को बताया था इससे पहले जो क्लास हुई है प्रमुख डेज से रिलेटेड। ठीक है, तो वो उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप सभी लोग बताएंगे कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। आप सभी को पता है जो हम हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं, और आपको यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा बताना है तो कितनी होती है। तो 78% होती है। कितनी होती है, 78%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है आप सभी को कि वायु क्या है। वायु क्या है, तो वायु जो है एक मिश्रण है। ठीक है, आप सभी को पता है वायु जो है कई मिश्रण से बना हुआ है, कई गैसें इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। जो यहाँ पे गैसें दी हुई हैं इसमें से कौन सी जो है वायु में नहीं पाई जाती है। तो रेडॉन गैस जो है नहीं पाई जाती, बाकी हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, ये सभी गैसेज जो है नोबल गैसों में पाई जाती हैं। ठीक है, सॉरी, ये जितनी नोबेल गैसें हैं वह वायु में पाई जाती हैं रेडॉन को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो बता दें कहाँ पे अवस्थित है, नैरोबी में अवस्थित है। अगर स्थापना की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1972 में कहाँ पे है, नैरोबी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इको मार्क क्या है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किसको दिया जाता है यह इको मार्क, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जो वही उत्पादों को दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो, उसे जो है इको मार्क का दिया जाता है। ठीक है, कौन से उत्पाद के लिए, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन की
धारणीय कृषि का अर्थ क्या है, बताएंगे यहाँ पे। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात अथवा आयात का कर सकना, या फिर भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि इसका सही ऑप्शन सी ही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा धारणीय कृषि का अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे फटाफट कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताएंगे यहाँ पे। तो छाता विधान के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? छाता विधान। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अगर पूछ ले तो आपको पता है, अभी बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में ही, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम तो 1986। ठीक है, और यहाँ पे किसके नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन इसमें से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पे बताएंगे पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके किसके बीच जो है बताएंगे आप लोग। तो जीव और वातावरण। क्या है? जीव और वातावरण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आप सभी लोग देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है इसको किसने प्रस्तावित किया था? तो कौन है वह? तो बता दें टॉन्सले ने जो है 1935 में। कब? 1935 में जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को क्या किया था? प्रस्तावित किया था टॉन्सले ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सामुद्रिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक उपयोगी जानकारी, जैसा कि आप सभी को हम बताते आ रहे हैं कि अगर आप सभी लोग यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी पे बहुत ही कम फ़ी में आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी लोग अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और मैं बताऊँगी कि यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हैं जो बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए आप सभी को लाइव क्लासेस तो चलेंगी, उसके साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के साथ साथ आप यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। कहीं भी किसी भी वक्त आप क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी यहाँ पे मिलेगी, मॉक टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, और ख़ास बात यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें जो टॉप 25 रैंकर होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप जो अलग से टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए जो आप लोग फ़ी देते हैं उसमें अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। उसी फ़ी में आप सभी लोग जो यहाँ पे सभी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एकदम फ्री है वो, उसके लिए अलग से पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से कोर्स है जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक सब्सक्रिप्शन में आप लोग वही सारे कोर्स ले सकते हैं। तो देखें, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आप सभी लोग ये सारी तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या, आपको यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी एक ट्यूटर से आपको पढ़ना है, आप किसी भी जो है टीचर से आप लोग पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर हम फ्री क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली सभी लोग 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो जो 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेने पर कितनी है आपकी फ़ीस? 9,350 रुपये है। यदि आप चाहते हैं कि और डिस्काउंट थोड़ा सा मिल जाए तो अच्छा रहे तो बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा और आपकी फ़ी में 10% और ऑफ कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी अनअकैडमी से रिलेटेड जो है बेसिक जानकारी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो ये थी बेहतरीन जानकारी। चलिए मिलते हैं अब अपने क्वेश्चन के साथ में, देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? यहाँ पे बताना है कि जो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन है इसमें जो है चारों में से कौन एक कारण है इसका। ठीक है,
तो वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा के परिवर्तन है ना, तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वन उन्मूलन जो है पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है। ठीक है, प्रमुख कारण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारिस्थितिकी निकाय में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। कौन है, सौर ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा। यहाँ जो घास स्थली जो पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला है, इसका जो है सही क्रम क्या होगा, आप लोग बताएंगे। आप लोग जानते हैं कि इस तरीके से बना होता है ना पारिस्थितिकी तंत्र का जो खाद्य श्रृंखला है, तो उसमें जो सही क्रम होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सर्प। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए ही जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्या है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है। खाद्य श्रृंखला में जो है जो फूड चेन बनती है, उसमें जो मानव है वह क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, उत्पादक है, क्या है। तो बता दें कि जो मानव है फूड चेन में वह क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे फटाफट, चिपको आंदोलन संबंधित है। आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है। इसका जवाब आप सभी लोग फटाफट बताएंगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, और यह भी बताएंगे कि चिपको आंदोलन में कौन कौन शामिल था। अगर आपको पता है तो आप लोग बताएंगे कि चिपको आंदोलन में कौन कौन शामिल था, और मैंने बहुत बार ये बताया है, तो यहाँ पे आप लोग इसका जवाब देंगे, फटाफट बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वो आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन था, जो कि आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हम देखेंगे कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। बताना है आप सभी को कि यहाँ पे कि जो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, फटाफट बताएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 था, यहाँ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI, जहाँ नीरी लिखा होगा, नीरी अवस्थित है। बताएंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें फटाफट, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो कब हुई थी, 1982 में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यह बहुत बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होती है यह वाली, कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी, और सबसे खतरनाक थी। यह आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा इसमें दिक्कतें हुई थी। तो बताएंगे आप सभी लोग, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है लीक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, क्वेश्चन नंबर 25। तो बताएंगे आप सभी लोग कब प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में। ध्यान रखेंगे 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता है, बट आप लोग फिर भी ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इसमें बताएंगे आप लोग कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कि आपका एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ कहाँ पे अवस्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा के मयूरगंज जिले में अवस्थित है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अगला देखेंगे हम लोग,
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए क्या है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो यहाँ आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। धनी स्थान कौन सी है जैव विविधता की दृष्टि से? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट की जो क्षेत्र है तो वो जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 की। देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 30 है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उनके बारे में जो डाटा है वह कहाँ एंट्री की जाती है, वह कहाँ पे होती है, सूचीबद्धता उसकी की जाती है? तो रेड डाटा बुक में। किस में की जाती है? रेड डाटा बुक में। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में, क्या कह रहा है, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में वन सर्वाधिक क्षेत्र है? वन का जो है सर्वाधिक क्षेत्र है तो एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में जो है वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात करें। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बाघ रिजर्व दिया है और आपको यहाँ पे बताना है। चलिए हम लोग यहाँ पे मिलान करेंगे, देखेंगे कौन कौन से बाघ रिजर्व हैं। यहाँ पे बाघ रिजर्व और राज्य के नाम दिए हुए हैं कि बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर जो है बाघ रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? तो कर्नाटक में है। मानस बाघ रिजर्व की बात करें तो कहाँ पर अवस्थित है? यह असम में है। नामदफा बाघ रिजर्व की बात करें तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल अभी भी मैंने बताया उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो गया? बांदीपुर 3 हो गया यानी कर्नाटक। मानस असम में है यानी 1। ठीक है, नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है यानी सेकंड नंबर। और सिमलीपाल उड़ीसा में यानी 4th नंबर। 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन ए में 3, 1, 2, 4 दिया हुआ है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या फिर विषाणु। तो भूमिगत जल को जो है दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि आर्सेनिक की वजह से बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। अगर आपको पता है, अगर आपने माई साइंस की क्लासेस लिया है प्रॉपर तो आपको पता होगा। चलिए बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण जो है एक जैविक सूचक का कार्य करता है? यहाँ पे बताना है क्या है, एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। कौन है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या फिर अमरबेल। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि लाइकेन हो जाएगा। अगर एक पूछता है कि लाइकेन जो है कैसा है तो सहजीवी का उदाहरण अगर पूछे तो क्या है? लाइकेन है। लाइकेन किससे मिलकर बना है? शैवाल तथा कवक से मिलकर बना है। शैवाल तथा कवक के परस्पर संयोग से क्या बना है? लाइकेन। ओके, क्लियर। अंत में हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेंगे। अंत में देखेंगे क्या है। यहाँ पे आप लोगों को सुमेलित करना है। यहाँ पे प्रदूषक दिए हैं और उसके प्रभाव से कौन सा अंग प्रभावित होता है यहाँ आपको बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर और किडनी को क्या होता है? क्षति पहुँचती है, हानि पहुँचती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से कौन सा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है? तो इससे कैंसर हो जाती है। ठीक है, कैंसर वाली प्रॉब्लम होती है। धूल कण से कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो श्वास संबंधी रोग यानी जो दमा रोग वगैरह कहते हैं आप सभी लोग, सांस फेफड़े को जो है आप सभी को प्रभावित करता है। सीसा से कौन सा रोग होता है? तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित करता है। सीसा की वजह से केंद्रीय नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो पहले सभी का जो है बराबर सामने वाला ही है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये थी दोस्तों आज की जो है टॉप क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो क्लास कैसी रही और कितने क्वेश्चन आप सभी को आ रहे थे अंत में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं आप सभी की क्लास में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। पिंकी मिश्रा 2708 मेरी इंस्टा ID है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज थी, फटाफट बताना जरूरी था। ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया, हाँ मुझे पता है, बट हाँ ये है कि आप सभी लोगों को एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैंने बता दिया क्योंकि आप सभी का कल एग्जाम होना है। क्या पता इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए और जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप सभी लोग उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए।